My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। डियर स्टूडेंट्स, पिछली कक्षाओं में, पिछले वीडियोज में हम सभी लोगों ने 520 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज अर्थात मानवाधिकार एवं कर्तव्य से संबंधित 520 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास कर लिया है और उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आज के इस क्लास में अन्य 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास हम करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम सभी लोग 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज अर्थात मानवाधिकार एवं कर्तव्य से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे आज की इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत। द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 521, प्रश्न संख्या 521। प्रश्न है, हिंदी को प्रोत्साहन देने संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? प्रोविजन टू इनकरेज हिंदी इज मेंशन्ड इन आर्टिकल एंड योर ऑप्शंस आर ए आर्टिकल 351, आर्टिकल 350A, सी है आर्टिकल 47 एंड डी है आर्टिकल 41 अर्थात अनुच्छेद 351 में, अनुच्छेद 350A में या अनुच्छेद 47 में, अनुच्छेद 41 में। तो डियर स्टूडेंट्स, हिंदी को प्रोत्साहन देने संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है या प्रोविजन टू इनकरेज हिंदी इज मेंशन्ड इन आर्टिकल? तो इसके लिए आपका सी गलत है, डी गलत है, 350A में भी नहीं है, बल्कि किस में है? दैट इज इन आर्टिकल 351 अर्थात अनुच्छेद 351 में हिंदी को प्रोत्साहन देने संबंधी प्रावधान है। So provision to encourage Hindi is mentioned in Article 351. So here the option A is right option. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार अर्थात 351 आर्टिकल्स के अनुसार भारत के संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार एवं उत्थान करे ताकि वह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बने या बन सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 522। आज के लिए दूसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 522। प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज एंड योर ऑप्शंस आर ए इट इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी, यह एक सांविधिक निकाय है, बी है इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यह एक संवैधानिक निकाय है, सी है इट इज ए मल्टी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन, यह एक बहुसदस्यीय संस्था है, या डी है ए एंड सी दोनों, ए भी है और दो भी अर्थात इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑल्सो इट इज अ मल्टी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो क्या है? यह एक सांविधिक निकाय या स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। स्टैट्यूटरी बॉडी, एक मिनट, यह जो है एक सांविधिक निकाय या स्टैट्यूटरी बॉडी है, यह एक संवैधानिक निकाय या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यह एक बहुसदस्यीय संस्था या मल्टी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरह से देखें तो जो डी ऑप्शन है, ए और सी, यह जो है ऑप्शन सही है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है यह एक सांविधिक निकाय भी है और यह इसमें जो है कई सदस्य होते हैं, इसलिए यह एक बहुसदस्यीय संस्था भी है। इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी आल्सो इट इज ए मल्टी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ए एंड सी बोथ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक संस्था है अर्थात यह क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका गठन संसद में पारित अधिनियम के तहत हुआ है। तो संसद में पारित अधिनियम के तहत हुआ है, इसलिए यह क्या है? एक सांविधिक संस्था या स्टैट्यूटरी बॉडी है। वर्तमान में इसके एक अध्यक्ष हैं और 4 सदस्य हैं, इसलिए यह क्या है? एक मल्टी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन या यह एक बहुसदस्यीय संस्था भी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 523, प्रश्न संख्या 523। प्रश्न है, किस वर्ष मानवाधिकार संबंधी अमेरिकी अभिसमय पारित हुआ? In which year American Convention on Human Rights was passed? And your options are A 1969, B 1967, C 1968 and D 1970 अर्थात 1969 में या 1967 में या 1968 में या 1970 में। तो डियर स्टूडेंट्स, किस वर्ष मानवाधिकार संबंधी अमेरिकी अभिसमय पारित हुआ है? इन विच ईयर अमेरिकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स वाज पास्ड? तो कब पास हुआ? 70 नहीं, 67 नहीं, 68 नहीं, बल्कि इट वाज इन 1969।
इन 1969 अमेरिकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स वाज पास्ट, अर्थात 1969 में मानवाधिकार संबंधी अमेरिकी अभिसमय पारित हुआ था। तो इस तरह से यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अमेरिकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स पैक्ट ऑफ सैन जोस कोस्टा रिका साइंड एट सैन जोस कोस्टा रिका ऑन 22 नवंबर 1969। इस तरह से यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए विकल्प जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 524, प्रश्न संख्या 524। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी? When was the Universal Declaration of Human Rights made by the United Nations General Assembly? And your options are A 8 मार्च 1948 अर्थात 8 मार्च 1948 को, B 24 अक्टूबर 1945 अर्थात 24 अक्टूबर 1945 को, C 12 दिसंबर 1948 अर्थात 12 दिसंबर 1948 को, एंड D 10 दिसंबर 1948 अर्थात 10 दिसंबर 1948 को। तो डियर स्टूडेंट्स, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा थी वह कब की गई थी, और व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स मेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली? यह प्रश्न है, तो कब किया गया था? 8 मार्च को नहीं, 12 दिसंबर को नहीं, 24 अक्टूबर को नहीं, बल्कि 10 दिसंबर को किया गया। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। सो ऑन 10 दिसंबर 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स मेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इस तरह से यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को पारित किया गया था, अर्थात यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को 10 दिसंबर 1948 को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 525, प्रश्न संख्या 525। प्रश्न है, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस? एंड योर ऑप्शंस आर ए प्लेटो, बी हैक, सी रॉल्स एंड डी मिल्टन। तो डियर स्टूडेंट्स, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के राइटर कौन है, ऑथर कौन है, लेखक कौन है? यह प्रश्न है। तो कौन है? प्लेटो नहीं है, हेयक नहीं है, मिल्टन नहीं, बल्कि कौन है? रॉल्स है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। रॉल्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। रॉल्स ने अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय के विषय पर उदारवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे निष्पक्षता के रूप में न्याय का नाम दिया गया। तो ध्यान दीजिए, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसकी है? रॉल्स साहब की है, और इन्होंने उस अपनी पुस्तक में न्याय के विषय पर उदारवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे निष्पक्षता के रूप में न्याय का नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 526, प्रश्न संख्या 526। प्रश्न है, भारतीय संविधान की व्याख्या हेतु कम से कम कितने न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के होने चाहिए? हाउ मेनी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर नेसेसरी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? एंड योर ऑप्शंस आर ए 3, बी 4, सी 5 एंड डी 7। अर्थात 3 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, 5 होने चाहिए या 7 होने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान की व्याख्या हेतु कम से कम कितने न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के होने चाहिए? तो 3 नहीं, 4 नहीं, 7 नहीं, बल्कि कम से कम 5 न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के होने चाहिए। तो हाउ मेनी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर नेसेसरी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इसका आंसर होगा 5 जजेस या 5 न्यायाधीश। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 5। अंडर आर्टिकल 145(3), एनी केस इन्वॉल्विंग अ substantial question of law as to the interpretation of the constitution must be decided by a bench of at least 5 judges. Such bench is called constitutional bench. तो ध्यान दीजिए, एक प्रश्न यहां पे और बन सकता है कि किस प्रकार के बेंच को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है? उस बेंच को जिसमें कम से कम 5 जज होते हैं, उस बेंच को हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। और भारतीय संविधान की व्याख्या है तो कम से कम 5 न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के होने चाहिए किसी भी बेंच में। तो 5 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर नेसेसरी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 527, प्रश्न संख्या 527। प्रश्न है, हु हैड कंडेम्ड यूटिलेरियनिज्म इन हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस? किसने अपने न्याय सिद्धांत में उपयोगिता का खंडन किया था? हु हैड कंडेम्ड यूटिलिटेरियनिज्म इन हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस? किसने अपने न्याय सिद्धांत में उपयोगिता का खंडन किया? योर ऑप्शंस आर ए प्लेटो, बी हैक, सी रॉल्स एंड डी मिल्टन। तो डियर स्टूडेंट्स, किसने किया था न्याय सिद्धांत की उपयोगिता का खंडन?
प्लेटो ने नहीं किया, हेक ने किया, मिल्टन ने किया, बल्कि किसने किया? रॉल्स ने किया है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। रॉल्स कंडेम्ड यूटिलिटेरियनिज्म इन हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस, या रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत में उपयोगिता का खंडन किया था। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जॉन रॉल्स criticizes John Rawls criticizes utilitarianism. He intends to provide a viable alternative to utilitarianism in his works, especially in a theory of justice. अर्थात अपनी पुस्तक A Theory of Justice में उन्होंने न्याय सिद्धांत में उपयोगिता का खंडन किया था। John Rawls criticizes utilitarianism. He intends to provide a viable alternative to utilitarianism in his works, especially in his book A Theory of Justice. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 528, प्रश्न संख्या 528। प्रश्न है 18 वर्ष के नीचे के व्यक्ति के संपूर्ण मानवाधिकार को किस अधिकार के नाम से जाना जाता है? द कंप्लीट ह्यूमन राइट्स ऑफ अ पर्सन बिलो 80 years of age is known as which right? The complete human rights of a person below 18 years of age is known as which right? And your options are A human rights है मानवाधिकार, B child rights है बाल अधिकार, सी स्पेशल राइट या विशेष अधिकार, एंड डी लीगल राइट या कानूनी अधिकार। तो डियर स्टूडेंट्स, 18 वर्ष के नीचे के व्यक्ति अर्थात 18 वर्ष से नीचे जो बालक होते हैं उनके संपूर्ण मानवाधिकार को किस अधिकार के नाम से जाना जाता है? उनके संपूर्ण मानवाधिकार को हम बाल अधिकार के नाम से जानते हैं। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द कंप्लीट ह्यूमन राइट्स ऑफ अ पर्सन बिलो 18 years of age is known as child rights. So here the B option is the right option. बाल अधिकार या चिल्ड्रंस राइट या चाइल्ड राइट्स जो है वो नाबालिगों की देखभाल और विशिष्ट सुरक्षा के रूप में बच्चों को मिलने वाले व्यक्तिगत मानवाधिकारों को कहा जाता है। तो चिल्ड्रन राइट्स या बाल अधिकार क्या है? जो नाबालिग हैं, नाबालिग अर्थात जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, ऐसे व्यक्तियों या ऐसे बालकों के जो संपूर्ण मानवाधिकार हैं वे बाल अधिकार या चिल्ड्रन राइट्स या चाइल्ड राइट्स के नाम से जाने जाते हैं। बाल अधिकार सम्मेलन दैट इज CRC 1989 की डिफिनीशन जो है, परिभाषा जो है, उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, जब तक कि नियम में परिभाषित वयस्कता को पहले प्राप्त नहीं किया हो, बच्चा कहलाएगा, चिल्ड्रन कहलाएगा, चाइल्ड कहलाएगा, बालक कहलाएगा, और उसका मानवाधिकार जो है वो बाल अधिकार कहलाएगा, चाइल्ड राइट्स कहलाएगा, चिल्ड्रन राइट्स कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 529, प्रश्न संख्या 529। प्रश्न है संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एंड योर ऑप्शंस आर ए पार्ट 2 या भाग 2, बी पार्ट 3 या भाग 3, सी पार्ट 4 या भाग 4, एंड डी पार्ट 5 या भाग 5। तो डियर स्टूडेंट्स, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो 2 को नहीं, 4 को नहीं, 5 को नहीं, बल्कि भाग 3 या पार्ट 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सो Part 3 of Indian Constitution is called Magna Carta of India. So here the B option is the right option. The fundamental rights are enshrined in Part 3 of the Constitution, that is from Articles 12 to from Articles 35. Part 3 of the Constitution is described as Magna Carta of India. जो Part 3 है या भाग 3 है भारतीय संविधान का, उसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये जो मैग्ना कार्टा वर्ड है कहां से आया है? ये इंग्लैंड से आया है। मैग्ना कार्टा द चार्टर ऑफ राइट्स इशूड बाय किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड इन 1215 वाज द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। अर्थात जो नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उसका जो सबसे पहला रिटन डॉक्यूमेंट्स है, लिखित डॉक्यूमेंट है, वो क्या है? मैग्ना कार्टा है। और वह किसके द्वारा दिया गया, किसके द्वारा इशू किया गया? किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के किंग जॉन या जो किंग जॉन राजा थे, उनके द्वारा 1215 में प्रस्तुत किया गया, दिया गया सबसे पहला रिटन डॉक्यूमेंट्स या लिखित जो है डॉक्यूमेंट है, जिसका नाम है मैग्ना कार्टा। और इसमें जो है नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स, उसका वर्णन है। और उसी के आधार पर जो भारतीय संविधान का पार्ट 3 है उसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 530, प्रश्न संख्या 530। प्रश्न है मानवाधिकारों के किस पीढ़ी को सामान्यतया नीले अधिकार या ब्लू राइट्स के नाम से जाना जाता है? विच ह्यूमन राइट्स आर जनरली कॉल्ड एज
ब्लू राइट्स एंड योर ऑप्शंस आर ए फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स या प्रथम पीढ़ी के मानवाधिकार, बी है सेकंड जनरेशन ह्यूमन राइट्स या द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकार, सी है थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स या तृतीय पीढ़ी के मानवाधिकार एंड डी है फोर्थ जनरेशन ह्यूमन राइट्स या चतुर्थ पीढ़ी के मानवाधिकार। तो डियर स्टूडेंट्स, मानवाधिकारों की किस पीढ़ी को ब्लू राइट्स या नीला अधिकार कहा जाता है? तो फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स को ब्लू राइट्स से मानवाधिकार कहा जाता है, सेकंड, थर्ड या फोर्थ को नहीं कहा जाता है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मानवाधिकारों की जो प्रथम पीढ़ी है उसको सामान्यतः ब्लू राइट्स कहते हैं और फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स आर जनरली कॉल्ड एज ब्लू राइट्स। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स आर समटाइम्स कॉल्ड blue rights. They deals with the liberty and participation in political life. They are fundamentally civil and political in nature. अर्थात जो प्रथम पीढ़ी के मानवाधिकार हैं वो क्या है? सिविल हैं, पॉलिटिकल इन नेचर हैं और ये जो है पॉलिटिकल लाइफ में पार्टिसिपेशन और लिबर्टी से संबंधित मानवाधिकार हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 531 प्रश्न संख्या 531 प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार भारत में संप्रभु शक्ति कहाँ निहित है? अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर डज सॉवरेन पावर वेस्ट्स इन इंडिया एंड योर ऑप्शंस आर ए पार्लियामेंट या संसद, बी जुडिशरी या न्यायपालिका, सी पीपल या जनता एंड डी प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति। तो डियर स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में जो संप्रभु शक्ति है वो कहाँ निहित है? अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर डज सॉवरेन पावर वेस्ट इन इंडिया। इसके लिए हमको जो है जो भारतीय संविधान का प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, उसका अध्ययन करना चाहिए और उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत में जो संप्रभु शक्ति है वो कहाँ है? संसद में नहीं, न्यायपालिका नहीं, राष्ट्रपति नहीं, बल्कि पीपल ऑफ इंडिया या भारत की जनता में है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द opening and last sentence of the preamble, we the people dash 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 adopt, enact and give to the ourselves this constitution signifies the power is ultimately vested in hands of the people। जो हम प्रस्तावना का अध्ययन करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे वहां पे स्टार्टिंग है वी द पीपल ऑफ इंडिया या हम भारत के लोग। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत में जो संप्रभु शक्ति है वो कहाँ निहित है? भारत की जनता या पीपल ऑफ इंडिया में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 532 प्रश्न संख्या 532 प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता कहाँ निहित है? वेयर इज द सॉवरेनिटी वेस्टेड एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड योर ऑप्शंस आर। पिछला जो प्रश्न था उसमें और इसमें अंतर है। पिछले प्रश्न था सॉवरेन पावर इज वेस्ट इन, सॉवरेन पावर से रिलेटेड था या संप्रभु शक्ति से संबंधित था और यह प्रश्न जो है वह संप्रभुता से संबंधित है या सॉवरेनिटी वेस्टेड एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है। तो भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता कहाँ निहित है? आपके ऑप्शन है ए प्रेसिडेंट या भारत के राष्ट्रपति में, बी कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान में, सी जुडिशरी या भारतीय न्यायपालिका में एंड डी भारत के प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया में। तो भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता कहाँ निहित है? वेयर इज द सॉवरेनिटी वेस्टेड एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेसिडेंट नहीं, जुडिशरी नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, बल्कि जो भारतीय संविधान है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भारतीय संविधान की संप्रभुता निहित है। सो इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेनिटी वेस्टेड एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात भारतीय संविधान के अनुसार जो संप्रभुता निहित है वो कहाँ है? भारतीय संविधान में निहित है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। भारतीय संविधान के अनुसार भारत की संप्रभुता संविधान में निहित है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 533 प्रश्न संख्या 533 प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख विचार विमर्शात्मक अंग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन डेलिबरेटिव ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख विचार विमर्शात्मक अंग कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन डेलिबरेटिव ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड योर ऑप्शंस आर ए सेक्रेटरी काउंसिल या सुरक्षा परिषद, बी सेक्रेटरीट या सचिवालय, सी जनरल असेंबली या महासभा, डी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल या आर्थिक व सामाजिक परिषद। तो डियर स्टूडेंट्स, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख विचार विमर्शात्मक अंग या मेन डेलिबरेटिव ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस क्या है? दैट इज नॉट सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद नहीं है, दैट इज नॉट सचिवालय या सेक्रेटरीट यह भी नहीं है, दैट इज नॉट इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल या आर्थिक और सामाजिक परिषद नहीं, बल्कि जो मेन डेलिबरेटिव ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस है दैट इज जनरल असेंबली या महासभा है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, महासभा या जनरल असेंबली। द जनरल असेंबली इज द मेन डेलिबरेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। It is composed of representative from the all members states, each of which has one vote। जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं सभी के पास वन वोट, एक वोट है और
सभी मेंबर स्टेट से मिलकर के जनरल असेंबली या महासभा बनती है। प्रश्न संख्या 534 प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल है। द टेन्योर ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज, एंड योर ऑप्शंस आर ए 5 ईयर्स या 5 वर्ष, बी 4 ईयर्स या 4 वर्ष, सी 3 ईयर्स या 3 वर्ष, एंड डी 2 ईयर्स या 2 वर्ष। तो डियर स्टूडेंट्स, जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव होते हैं या सेक्रेटरी जनरल होते हैं, उनका जो टेन्योर है, उनका जो कार्यकाल होता है, वह 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 5 वर्ष या 5 साल का होता है, 5 ईयर्स का होता है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 5 ईयर्स या 5 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। और ध्यान देने वाली बात है कि जो महासचिव चुने जाते हैं वे दोबारा भी चुने जा सकते हैं। तो दोबारा भी चुने जा सकते हैं। उनका जो कार्यकाल होता है वो क्या होता है, वो 5 वर्ष का होता है। एक कार्यकाल 5 साल का होता है और जो महासचिव या सेक्रेटरी जनरल होते हैं उनको दोबारा भी चुना जा सकता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 535 प्रश्न संख्या 535 प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है। द टेन्योर ऑफ जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज, एंड योर ऑप्शंस आर ए 10 ईयर्स, बी 9 ईयर्स, सी 8 ईयर्स, एंड डी 6 ईयर्स, अर्थात 10 वर्ष, 9 वर्ष, 8 वर्ष या 6 वर्ष। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है और द टेन्योर ऑफ जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस इज, वह 6 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, बल्कि 9 ईयर्स या 9 वर्ष होता है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 9 ईयर्स या 9 वर्ष। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ 15 जजेज, उसमें 15 जज होते हैं, इलेक्टेड टू 9 ईयर टर्म्स ऑफ ऑफिस बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबली के द्वारा जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति होती है और उनका जो कार्यकाल होता है, टेन्योर होता है, वो 9 वर्ष से 9 ईयर्स का होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 536 प्रश्न संख्या 536 प्रश्न है, मानवाधिकारों के किस पीढ़ी को सामान्यतया लाल अधिकार या रेड राइट्स के नाम से जाना जाता है? विच जनरेशन ह्यूमन राइट्स आर जनरली कॉल्ड एज रेड राइट्स, एंड योर ऑप्शंस आर ए फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स, बी सेकंड, सी थर्ड, एंड डी फोर्थ, अर्थात प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, सी है तृतीय पीढ़ी, एंड डी है फोर्थ जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स या चतुर्थ पीढ़ी। तो मानवाधिकारों की किस पीढ़ी को सामान्यतः लाल अधिकार के नाम से जाना जाता है? विच जनरेशन ह्यूमन राइट्स आर जनरली कॉल्ड एज रेड राइट्स। तो पहला जो फर्स्ट जनरेशन है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम ब्लू राइट्स के नाम से जानते हैं। तो पहला तो हो नहीं सकता, चौथा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं, बल्कि क्या है, सेकेंड जनरेशन जो है इसको हम रेड राइट्स के नाम से जानते हैं या लाल अधिकार के नाम से जानते हैं। तो प्रथम पीढ़ी के अधिकार को हम नीला अधिकार कहते हैं, द्वितीय पीढ़ी के अधिकार को हम लाल अधिकार कहते हैं। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सेकेंड जनरेशन ह्यूमन राइट्स या द्वितीय पीढ़ी के अधिकारों को लाल अधिकार कहा जाता है। सेकेंड जनरेशन ह्यूमन राइट्स आर समटाइम्स रिफर्ड टू एज रेड राइट और आल्सो एज पॉजिटिव राइट्स। ध्यान दीजिए, एक और प्रश्न बन सकता है, इसको सकारात्मक अधिकार या पॉजिटिव राइट्स के नाम से भी जाना जाता है, जो द्वितीय पीढ़ी के या सेकेंड जनरेशन के ह्यूमन राइट्स हैं। तो पॉजिटिव राइट्स और रेड राइट्स के नाम से सेकेंड जनरेशन के राइट्स को या द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकारों को जाना जाता है। तो द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकार या सेकेंड जनरेशन ह्यूमन राइट्स आर आल्सो नोन एज रेड राइट्स और पॉजिटिव राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 537 प्रश्न संख्या 537 प्रश्न है, किसने 1947 में अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग की स्थापना की? विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल लॉ कमीशन इन 1947? 1947 में अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई? योर ऑप्शंस आर ए जनरल असेंबली या महासभा, बी सेक्रेटरी जनरल या महासचिव, सी है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आर्थिक या सामाजिक परिषद, एंड डी है ट्रस्टीशिप काउंसिल या न्यास परिषद। तो 1947 में अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग की स्थापना या इंटरनेशनल लॉ कमीशन इन 1947 का एस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा किया गया था? सेक्रेटरी जनरल के नहीं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल नहीं, ट्रस्टीशिप काउंसिल नहीं, बल्कि जनरल असेंबली या महासभा के द्वारा 1947 में अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग की स्थापना की गई थी। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, महासभा और जनरल असेंबली। द जनरल असेंबली डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश द इंटरनेशनल लॉ कमीशन एंड अडॉप्टेड इट्स स्टैट्यूट्स बाय द रिजोल्यूशन 174 सेकंड ऑफ 21 नवंबर 1947, अर्थात 21 नवंबर 1947 को
इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया और उसके द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की स्थापना महासभा या जनरल असेंबली के द्वारा की गई। सो जनरल असेंबली एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल लॉ कमीशन इन 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 538, प्रश्न संख्या 538। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, या हु अपॉइंट्स यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमिश्नर। संयुक्त राष्ट्र महासभा की संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, या हु अपॉइंट्स यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमिश्नर। योर ऑप्शंस आर ए महासभा या जनरल असेंबली, बी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल या आर्थिक या सामाजिक परिषद, सी सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद, एंड डी सेक्रेटरिएट या सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, महासभा के द्वारा नहीं की जाती है, आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा नहीं की जाती है, सुरक्षा परिषद के द्वारा भी नहीं की जाती, बल्कि सचिवालय सेक्रेटरिएट का इसमें रोल होता है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, सचिवालय या सेक्रेटरिएट के द्वारा की जाती है। द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स इज अपॉइंटेड बाय द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। सेक्रेटरी जनरल या सचिवालय सचिव के द्वारा की जाती है, एंड अप्रूव्ड बाय द जनरल असेंबली, लेकिन उसको जो अप्रूवल दिया जाता है वो अप्रूवल महासभा या जनरल असेंबली के द्वारा दिया जाता है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 539, प्रश्न संख्या 539। प्रश्न है, मानवाधिकारों की किस पीढ़ी को सामान्यतः हरा अधिकार कहा जाता है। विच जनरेशन ह्यूमन राइट्स आर जनरली कॉल्ड एज ग्रीन राइट्स। योर ऑप्शंस आर ए फर्स्ट जनरेशन, सी सेकंड जनरेशन, सी थर्ड जनरेशन, या डी फोर्थ जनरेशन, अर्थात प्रथम पीढ़ी या द्वितीय पीढ़ी या तृतीय पीढ़ी या चतुर्थ पीढ़ी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा है अभी कि जो फर्स्ट जनरेशन या प्रथम पीढ़ी के मानवाधिकार हैं उसको हम ब्लू राइट्स कहते हैं, जो सेकंड जनरेशन या द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकार हैं उसको हम रेड राइट्स कहते हैं, और जो तृतीय जनरेशन या थर्ड जनरेशन के राइट्स हैं इन्हीं को ग्रीन राइट्स या हरा अधिकार कहा जाता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तृतीय पीढ़ी या थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स, तृतीय पीढ़ी के मानवाधिकारों को हरा अधिकार के नाम से जाना जाता है। थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर ग्रीन राइट्स। दे आर आल्सो कॉल्ड एज सॉलिडेटरी राइट्स बिकॉज देयर इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो ध्यान दीजिए, इसको सॉलिडेटरी राइट्स भी कहा जाता है। जो थर्ड जनरेशन के मानवाधिकार हैं या तृतीय पीढ़ी के मानवाधिकार हैं, जिनको हम हरा अधिकार भी कहते हैं या ग्रीन राइट्स भी कहते हैं, उनको सॉलिडेटरी राइट्स भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 540, प्रश्न संख्या 540। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का मुख्यालय कहां पर स्थित है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमिश्नर लोकेटेड। एंड योर ऑप्शंस आर ए वियना, बी डावोस, सी जिनेवा, एंड डी कोलंबो। तो डियर स्टूडेंट्स, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो कहां पर स्थित है। दैट इज नॉट इन वियना, नॉट इन डावोस, नॉट इन कोलंबो, दैट इज सिचुएटेड और that is situated in or that is located in Geneva। वह जेनेवा में स्थित है। सो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जेनेवा में स्थित है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, दैट इज OHCHR, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स हैज इट्स हेडक्वार्टर इन द हिस्टोरिक पैलेस विल्सन बिल्डिंग इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो कहाँ पर है, विल्सन बिल्डिंग इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड, तो जेनेवा में स्थित है। इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की इस क्लास में, इस छोटे से वीडियो में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया जो रिलेटेड थे मानवाधिकार एंड कर्तव्य से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्किल में, और साथ ही साथ इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप प्ले लिस्ट में जाकर के अपने कोर्स से रिलेटेड अपनी आवश्यकता के अनुसार वीडियोज को सिलेक्ट कर पाएं, देख पाएं, सर्च कर पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियोज में हम सभी लोग जल्द ही मिलेंगे अन्य 20 महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ, जो कि वेस्ट होंगे ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटी से। तो सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।